हाय। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एक म्यूजिशियन और एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। म्यूजिक मेरे काफ़ी करीब है। स्पॉटिफाई से पहले एक छोटे आर्टिस्ट का इतना वाइड ऑडियंस को मुफ्त में म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल था, पर स्पॉटिफाई ने सब बदल दिया। कंपनी ने एक सिंपल आइडिया के साथ शुरू किया था, जो कि इसमें कामयाब रही, जिसमें दूसरों ने असफलता प्राप्त की। स्पॉटिफाई अब इतना इन्फ्लुएंशियल है कि मूल रूप से उनके पास ये तय करने की शक्ति है कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री में इसे कौन बनाता है। तो ये इतना सक्सेसफुल कैसे हुए? इसके अलावा स्वीडन के एक 18 साल के बच्चे ने क्या किया? आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हैं। हमारी स्पॉटिफाई की कहानी 1999 से चालू होती है। 18 साल का एक बच्चा डैनियल एक स्वीडन में अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। डेली लाइफ में डैनियल के पेरेंट्स ने कुछ अजीब बातों पर ध्यान देना शुरू किया। युवक बड़े बड़े महंगे टीवी ला रहा था। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारा बेटा ये अफोर्ड कर सके। क्या हमारे प्यारे बेटे का जीवन वास्तव में अपराध के जीवन में बदल गया है? रियलिटी में ये थोड़ा अलग था। जब 1994 में डैनियल 13 साल के थे, तब उन्हें नए इंटरनेट के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करने का पोटेंशियल के बारे में पता चला। तो उन्होंने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करने का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने अपने पहले क्लाइंट से $100 चार्ज किया, पर अगले क्लाइंट से $200 चार्ज किया। प्राइस इंडस्ट्री एवरेज से भी अभी कम थी। तो जब इंटरनेट वेबसाइट्स की डिमांड बढ़ने लगी, डैनियल पर वेबसाइट $5000 चार्ज कर सकता था। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए डैनियल ने अपने कंप्यूटिंग क्लास के बच्चों को रिक्रूट करना शुरू किया। वह उन्हें वीडियो गेम्स की ब्राइब दिया करता था। उसकी अर्निंग अंततः 50,000 प्रति महीना हो गई थी और 18 की उम्र में वह 25 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा था। जब उन्होंने बड़े टीवीज़ को घर लाना शुरू किया, उनके पेरेंट्स ने उनकी सिर्फ अर्निंग्स को देखा। समय के साथ इंटरनेट ने इल्लीगल म्यूज़िक डाउनलोड करने की वृद्धि को देखा। नैपस्टर लाखों लोगों को केवल कुछ की स्ट्रोक्स के साथ एक फ्री म्यूज़िक प्राप्त करने में सक्षम बनाता था। जिस तरह से हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और जिस तरह से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा मतलब है, हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसे 2 साल पहले ही शुरू किया था। तब से गोलैड्स ऑफ रिकॉर्ड इंडस्ट्री, सोनी यूनिवर्सल के लिए दुनिया बदल गई। रिकॉर्ड कंपनीज ने कहा कि वह अपनी बिक्री में अरबों का नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके फैंस को फ्री में म्यूज़िक मिल रहा है और वह अपने फैंस के द्वारा इसे रोकना चाहते हैं। 2001 में नैपस्टर के बंद होने के बाद दूसरी इलीगल साइट्स जैसे कि लाइम वायर, कजार और ई-डोंकी 2000 ने इसकी जगह ले ली। ट्रेंड को देखते हुए डैनियल को इंटरव्यू में कुछ एहसास हुआ। वह अपने एहसास में बताते हैं और कहते हैं कि आप पायरेसी पर कभी कानून नहीं बना सकते। कानून निश्चित रूप से मदद कर सकता है, पर यह समस्या को हल नहीं कर सकता। समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय ये है कि ऐसी सर्विस बनाना जो कि पायरेसी से बेहतर हो और साथ ही में म्यूज़िक इंडस्ट्री की भरपाई कर सके। ये आइडिया स्पॉटिफाई का बेसिस था। कुछ दूसरी कंपनी शुरू करने के बाद 2006 तक यूटॉरेंट के सीईओ बनने के बाद डैनियल ने पर्याप्त पैसा कमा लिया था और उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया। पर उनकी एंटरप्रेन्योरल भावना उन्हें कुछ और करने ले गई। उनके एंटरप्रेन्योर के कार्यकाल के दौरान डैनियल मार्टिन लॉरेंजो से मिले। दोनों के पास इतने बड़े अमाउंट को खर्च करने के लिए कोई कारण नहीं था। 2006 में जब वह स्वीडन में स्टॉकहोम के एक फ्लैट में रह रहे थे, उनके पास काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ थे। जैसे वह काम करते थे, अपने मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर म्यूज़िक सुनते थे। इंटरनेट रेडियो शायद ही अस्तित्व में था और किसी भी ट्रैक को चलाने के लिए और सुनने का एक्सपीरियंस जो वह अनायास ही चाहते थे, वो फ्रस्ट्रेटिंग था। फिर डैनियल को एक आइडिया आया। इन सभी वर्षों के बाद लीगल स्ट्रीमिंग सेवा के आइडिया को अपने दिमाग में बैठाने के बजाय वो जा सकते थे और इसका निर्माण कर सकते थे। वह कहते हैं कि हमने लगभग ऑटम लाखों आइडियाज़ डिस्कस करने में लगा दिया। मुझे याद है कि हम अपनी मल्टीमीडिया मशीन के पास काफ़ी देर बैठते थे और लगभग 2000 से उस टेक्नोलॉजी के आसपास होते हुए भी कंटेंट के बारे में सोचते थे। और मुझे लगता है यही कारण है जिसकी वजह से हमने स्पॉटिफाई बनाया। एक दिन दोनों फाउंडर्स अलग अलग कमरे में बैठे थे और ब्रांड के लिए अलग अलग नाम एक्सचेंज कर रहे थे। वह चिल्लाकर एक दूसरे को नाम बताते। फिर एक बार मार्टिन ने डैनियल को चिल्लाकर एक नाम बताया, जिसे गलत सुनने के कारण स्पॉटिफाई सुनाई दिया। जैसे ही उन्होंने ये सुना या फिर गलत सुनाई दिया, डैनियल ने इसे गूगल सर्च किया और जैसे ही उन्हें इसकी कोई मैचिंग रिजल्ट नहीं मिला, उन्होंने तुरंत इस कंपनी का नाम रजिस्टर कर लिया। 2006 काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम था।
म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए स्ट्रगल का टाइम था। पिछले कुछ सालों में फिजिकल मीडिया जैसे कि सीरीज़ की सेल गिर गई थी और रिकॉर्ड लेबल्स को खुद कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। 1999 में म्यूज़िक इंडस्ट्री का रेवेन्यू था 25.2 अरब, जो कि 2006 में गिरकर 19.4 अरब हो गया था। स्पॉटिफाई की शुरुआत मूल विचार की वास्तविक प्रतिभा मार्केट सेगमेंटेशन थी। उन्होंने मार्केट में दोनों चरम सीमाओं के बीच एक जगह को पहचाना था। एक तरफ नैपस्टर जैसी सर्विस थी जो कि बड़ी पॉपुलर थी पर इलीगल थी। दूसरी तरफ एप्पल के आईट्यून्स थे जो कि सॉन्ग्स को बेचते थे, हर ट्रैक के $2। दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एरिया था जहां स्पॉटिफाई सफलता प्राप्त करेगा। दोनों को फाउंडर्स को अपना म्यूज़िक एक्सपीरियंस इन दोनों से बेहतर बनाना था। नैपस्टर या ऐसी दूसरी सर्विसेज के लिए कुछ मिनट काफ़ी थे किसी ट्रैक को डाउनलोड करने के लिए, और ऑडियो क्वालिटी की बात पर पायरेटेड ट्रैक्स में ड्रॉ की कमी थी। इसके अलावा टॉरेंटिंग साइट्स मालवेयर और दूसरे वायरसेस से इन्फेस्टेड थी। इस दौरान डैनियल कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि पायरेसी से बेहतर है, तो लोग इसके लिए ज़रूर आगे आएंगे। मार्केट स्ट्रैटेजी में सबसे ऊपर यूज़र का एक्सपीरियंस था जिसने स्पॉटिफाई को तीव्र हिट दिया। ऑडियो क्वालिटी हाई थी। इसमें इंस्टेंट प्लेबैक था, स्नैपी इंटरफेयर्स था, एक सहज एक्सपीरियंस उनका गोल था। और पेयर स्पॉटिफाई प्रोटोटाइप असेंबल करने लग गया। कुछ स्टाफ के साथ उनके अरेंजमेंट पर नए स्पॉटिफाई की इंजीनियरिंग टीम बिना थके जल्द से जल्द एक फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाने में लग गई। डैनियल को स्पॉटिफाई को हल्का और जितना रिस्पॉन्सिव हो सकता था उतना बनाना था। 250 मिलीसेकंड के डिले से ज़्यादा कोई भी डिले नहीं हो सकता था। डैनियल स्पॉटिफाई से यूज़र्स को यह महसूस कराना चाहते थे कि उनके हार्ड ड्राइव पर हर एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है। स्पॉटिफाई इतना अच्छा होना चाहिए कि यूज़र्स खुशी से महीने के 10 पे करें, भले ही वो आसानी से फ्री में अपना फेवरेट म्यूज़िक टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सब कुछ इतना आसानी से नहीं मिला। म्यूज़िक का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश में कंपनी ने बहुत पैसे खर्च किए। ग्लोबल राइट्स को प्राप्त करने के बजाय, जो कि बहुत महंगा होगा, स्पॉटिफाई ने यूरोप पर फोकस्ड रहने का निर्णय किया। डैनियल को लेबल एग्जीक्यूटिव के साथ आइडिया पर थोड़ी परेशानी हुई, पर जब एक बार एग्जीक्यूटिव ने प्रोडक्ट देख लिया वह काफ़ी खुश हुए। विडंबना ये है कि अंततः रिकॉर्ड लेबल को साइन अप करने के लिए पायरेटेड टैग से लोडेड किए गए प्रोग्राम का एक कस्टम निर्माण किया गया। इंटरफेस स्लिक और बिना किसी अड़चन के काम करता था। इसीलिए रिकॉर्ड लेबल्स जो कि बिक्री खो रहे थे, उन्होंने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। डेमो देखने के बाद यूनिवर्सल म्यूजिक स्वीडन के पर स्वीडन कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता, ये इतना अच्छा नहीं हो सकता। ये देखना लगभग हास्यास्पद है कि 2000 के दशक में ये कैसे रिवॉल्यूशन था। 2008 में स्कैंडिनेविया, फ्रांस, स्पेन और यूके में सर्विस मेंबरशिप बेसिस पर लाइव हुई। सर्विस तेज़ी से बढ़ी, पर इंटरनेशनल म्यूज़िक लाइसेंस नेगोशिएशन ने अमेरिका के लिए रिलीज़ डेट पीछे धकेल दी। स्पॉटिफाई ने केवल 2011 में यूएस में अपना रास्ता बनाया और इसके इंटरनेशनल डेब्यूट के शुरू होने से पहले ही इसका अंत हो चुका था। EMI, सोनी, यूनिवर्सल और वार्नर म्यूजिक जैसे बड़े लेबल स्पॉटिफाई के फ्रीमियम मॉडल के बजाय चाहते थे कि एक पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल हो। लेबल्स की पहली डील के बिना स्पॉटिफाई ने सर्वाइव नहीं किया होता। डैनियल ने कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स ऑफर किए और ये काफ़ी अच्छी डील थी। अपने गिरते हुए बिक्री के साथ रिकॉर्ड लेबल्स अपने म्यूज़िक को यंग कंज्यूमर्स के कानों तक पहुंचाना चाहते थे। अगर रिकॉर्ड लेबल्स ये डील नहीं लेते तो पायरेटेड म्यूज़िक उनके प्रॉफिट ले जाते। जब वह सीरीज़ के गिरते हुए बिक्री पर फोकस थे, उनके सामने डिजिटल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी थी जो वो नहीं देख पा रहे थे, और उन्हें स्पॉटिफाई ने ये दिखाया। जब मेजर लेबल्स रेडी थे, स्पॉटिफाई बैंक्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स से मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट लेने में कामयाब रहे, और इसके बाद बाकी सब इतिहास था। आज स्पॉटिफाई पर 381 मिलियन यूज़र्स हैं, इसमें से 172 मिलियन प्रीमियम यूज़र्स हैं। प्लेटफॉर्म पर 82 मिलियन सॉन्ग्स हैं। आज सॉन्ग्स टिकटॉक पर वायरल होते हैं और खोजे जाते हैं, लेकिन स्पॉटिफाई पर संपूर्ण रूप से स्ट्रीम किए गए होते हैं। स्पॉटिफाई को कंज्यूम करने के तरीके भी बदल गए हैं। लोग अब एल्बम नहीं सुनते, अब प्लेलिस्ट के ज़रिए अलग अलग गानों से एक्सपोज होना बहुत आम बात है। प्लेलिस्ट मूड और थीम से विभाजित है, और ये प्लेलिस्ट वास्तव में कलाकारों को आगे बढ़ा सकती है। अनगिनत अरबों की स्ट्रीम वाली बेल्ट जिसमें जो म्यूज़िक वो चूज़ करते हैं, स्पॉटिफाई उसे एल्गोरिदम के टॉप में ले आता है।
अब म्यूज़िक लेबल के बजाय अनिवार्य रूप से उनके पास मॉडर्न म्यूज़िक इंडस्ट्री पर पावर है और इन पावर्स के साथ आते हैं सेंसरशिप के साइड इफ़ेक्ट्स। स्पॉटिफाई काफ़ी आर्टिस्ट से ऑपोजिशन फेस कर रहा है। वो इसे एक अनवांटेड मिडलमैन के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ आर्टिस्ट को लगता है कि स्पॉटिफाई से उनका पे आउट अपर्याप्त है। कुछ को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म उनको उभरते हुए आर्टिस्ट के लिए पर्याप्त सपोर्ट नहीं कर रहा। टेलर स्विफ्ट सार्वजनिक रूप से बोलने वालों में से एक थी। उन्होंने आर्टिस्ट के लिए कम पे आउट्स के बारे में शिकायत की और पूरे प्लेटफॉर्म को एक एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। वो कहती हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का काम एक एक्सपेरिमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, जिसमें मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक के राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को उचित रूप से मुआवजा नहीं देते। उन्होंने अपने म्यूज़िक को वापस अपलोड करने से पहले 3 साल के लिए प्लेटफॉर्म से हटा दिया। दूसरे आर्टिस्ट ने भी ऐसा किया, पर वो स्पॉटिफाई पर हमेशा वापस आए। और ये दिखाता है कि इस प्लेटफॉर्म के पास कितनी पावर है। अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप दिखना चाहते हैं और पर्याप्त कमाना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में इस जगह होना चाहिए। तो लोग स्पॉटिफाई के ज़रिए कितना कमा पाते हैं? हाल ही के रेट्स के कंपैरिजन ने पता लगाया है कि स्पॉटिफाई पर $1 कमाने के लिए आपको 229 स्ट्रीम्स करने होंगे और एप्पल म्यूज़िक के लिए ये 136 स्ट्रीम्स हैं और टाइडल सबसे बेस्ट पे करता है जो कि सिर्फ 80 स्ट्रीम्स है और सबसे बुरा है यूट्यूब म्यूज़िक जो कि 570 स्ट्रीम्स है। सेंसरशिप भी उन लोगों के लिए विवाद का विषय रहा है जो स्पॉटिफाई विवादों का अनुसरण करते हैं, जिनमें से सबसे प्रोलिफिक जो रोगन के साथ हुआ। 2021 में जो रोगन ने प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव होने के लिए 100 मिलियन की एक डील साइन की कंपनी के साथ। कुछ विवादों वाले एपिसोड के बाद स्पॉटिफाई ने जो रोगन के कुछ एपिसोड डिलीट कर दिए और दूसरे कई एपिसोड पर डिस्क्लेमर लगा दिया। ये एक प्रयास था भारी इन्वेस्टर्स को खुश रखने का। और क्या कहा जा सकता है, पैसा बोलता है। पैसे की बात करते हैं तो स्पॉटिफाई मुख्य रूप से उस प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट को भाव देने के लिए खरीदारी की होड़ में जा रहा है, जिससे उन्होंने दोनों हासिल किया है, कंटेंट और टेक्नोलॉजी फर्म्स। हाल ही के अधिग्रहण में गिमलेट मीडिया, रिंगर एंकर पॉड्स और मेगाफोन हैं। अनिवार्य रूप से वो डिमांड और सप्लाई साइड्स दोनों दे रहे हैं। वो प्रोवाइड करवाते हैं पॉडकास्टर्स को, पॉडकास्ट नेटवर्क को और उनको सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को। गोल है अपने बाजार हिस्सेदारी को टर्बोचार्ज करना और वास्तव में उसने सच में काम किया है। 2018 से 2021 के बीच स्पॉटिफाई ने 1,85,000 पॉडकास्ट से 3.2 मिलियन कर लिए और अक्टूबर 2021 में कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उनके पास एप्पल पॉडकास्ट से ज़्यादा यूएस लिसनर्स हैं। 2022 में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन आया। स्पॉटिफाई के को फाउंडर डैनियल एक ने अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए ऑनलुकर का ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया। सबसे नोटेबल इन्वेस्टमेंट था यूरोपियन डिफेंस एआई का स्टार्टअप हेल्सिंग। कुल मिलाकर उन्होंने अपने पैसे से $1.2 बिलियन मॉन्शूट प्रोजेक्ट को देने का वादा किया। उनके विचार से यूरोप को ताकतवर टेक, स्पेशली एआई में मजबूत होने की ज़रूरत है। म्यूज़िक इंडस्ट्री कुछ भी ऐसा करने से बहुत दूर है। तो किसी आर्टिस्ट का स्पॉटिफाई पर जाना कैसे होगा? खैर, जब तक ऑडियो क्वालिटी अच्छी है और ऑफेंसिव मटेरियल नहीं है, ये दोनों बहुत आसान है। थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि मूल रूप से आपके लिए ये सब करते हैं और लंबित स्पॉटिफाई रिव्यूज़ अपलोड करते हैं। मेरी लास्ट एल्बम नॉस्टैल्जिया ड्रीम्स बहुत सरल थी, इस तथ्य के अलावा कि किसी ने मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल से मेरा एक डेमो लिया और खुद का नाम देकर बाद में उसे स्पॉटिफाई पर अपलोड कर दिया। वास्तव में मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें क्या कोई सेफगार्ड है म्यूज़िक चोरी करने के खिलाफ। मैं उस व्यक्ति तक गया और उसने उसे हटा दिया। अगर आप फुल टाइम म्यूजिशियन हो जैसे कि पहले की फिगर्स में दिखाया गया था, तो स्पॉटिफाई के अर्निंग पर जीना मुश्किल है। मे बी ये फ्यूचर में चेंज हो जाए, पर उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। मूल रूप से स्पॉटिफाई की कहानी काफ़ी शानदार है। कुछ सफल लोगों के पास एक आइडिया आया और उन्होंने इस पर काम करना डिसाइड किया। भले ही आप इसे पसंद करो या ना करो, पर इसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को उलट दिया। अब किसी भी म्यूज़िक की सक्सेस के पीछे ये एक फैक्टर है जिससे मुकरा नहीं जा सकता। उनके लिए जो मेरे म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, मैंने एक नया एल्बम रिलीज़ किया है बैंडकैम्प पर जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ये जल्दी स्पॉटिफाई पर होगा और मेरे पॉडकास्ट पर इस टॉपिक पर एक विस्तारपूर्ण डिस्कशन होगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। मैं सारे लिंक्स नीचे शेयर कर दूँगा।
ये स्टोरी थी स्पॉटिफाई पर और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एटलीस्ट आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल पर स्क्रॉल डाउन और ब्राउज़ करने में स्वतंत्र फील कीजिए और साल में पीछे जाते हुए इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरा नाम डगोगू है, आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी और मैं आपसे अगले एपिसोड में जल्दी मिलूँगा। चीयर्स गाइस।